तो फ्रेंड्स, a very warm and a very lovely good morning to all of you. Friends, welcome to the second session of transport models. मतलब जो इससे पहले जो पहला सेशन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्ट मॉडल से इंट्रोड्यूस कराया था और हमने सारी बेसिक टर्म्स के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में हमने बात की थी. अब आइए बेसिकली हम आगे थोड़ा और प्रोसीड करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की एक एक्चुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है. बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स होते हैं उसमें. सबसे पहले तो आप जो प्रॉब्लम दे रखी है आप उसका एक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हो. फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, आप जानते हो कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है. ये बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जितनी भी हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करता है. ठीक है ना. तो आप एक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हो जो हमारी रो कंस्ट्रेंट्स हैं और जो कॉलम कंस्ट्रेंट्स हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो उन्हें सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, अब आपने एक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया. अब आप उसे चेक करते हो कि क्या वो ऑप्टिमम है या नहीं है. ठीक है, सो दैट्स स्टेप नंबर 2. तो आप चेक करते हो कि जो मतलब हमारी कॉस्ट निकल के आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम से कम आ रही है या नहीं. और अगर वो आ रही है तो आपको सॉल्यूशन मिल गया. ठीक है ना. और अगर नहीं आ रही है तो फिर आप जो फिजिबल सॉल्यूशन है आप उसे आइट्रेट करते हो, आप उसे मॉडिफाई करते हो, आप उसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हो. ठीक है, और ये स्टेप्स जो है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं. ठीक है ना. आप आइट्रेट करोगे, फिर आप चेक करोगे कि वो ऑप्टिमम है नहीं. अगर ऑप्टिमम है तो फाइनल आंसर मिल गया. अगर नहीं है ऑप्टिमम तो फिर आप फिर से उसे मॉडिफाई करोगे. ठीक है, तो ये जो स्टेप नंबर 2 और 3 ये चलता रहेगा जब तक आपको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाता. तो फिर फ्रेंड्स मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका जो है ऑपरेशन रिसर्च को और ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को सीखने का वो है कि आप इसे खुद यूज करके देखिए. तो मैं एक प्रॉब्लम है एक सॉल्व करवाता हूँ आपको. बेसिकली ये बुक है ऑपरेशन रिसर्च की, हीरा एंड गुप्ता. ठीक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है. मैंने खुद भी जो ऑपरेशन रिसर्च है वो इसी किताब से मेनली इस किताब से सीखा. और भी कई बुक्स रेफर किया बट मेनली मुझे ये बुक है जो जिसे मैं रेफर करता हूँ. तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो चैप्टर है उसके लिए जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आइए उसे हम सॉल्व करते हैं. काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है. बेसिकली प्रॉब्लम के अंदर है क्या, हमारे पास एक बेसिकली कंपनी है. ठीक है, एक कंपनी है जो दूध के पैकेट्स पैक करती है. ठीक है, तो आप जैसे बहुत सारी कंपनीज है जैसे विरका, वीटा या अमूल. ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी कंपनीज है. तो यहाँ पर हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो मिल्क के पैकेट्स को पैक करती है. ठीक है, तो एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है. उस कंपनी के 3 प्लांट्स हैं, 3 पैकेजिंग प्लांट्स हैं. यहां तक समझ आ गया. और 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि 3 पैकेजिंग प्लांट्स हैं जहां पर मतलब जो दूध है वो कलेक्ट होता है और उसके पैकेट्स बनते हैं और फिर वहां से उन फैक्ट्रीज से जो दूध है वो 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर भेजा जाता है. ठीक है, तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम के अंदर क्या दे रखा है, हर प्लांट की प्रोडक्शन कितनी है ये हमें बता रखा है और हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की रिक्वायरमेंट कितनी है कि उसे कितने पैकेट्स दूध का चाहिए वो हमें बता रखा है. और एक पर्टिकुलर प्लांट से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक मिल्क के पैकेट्स को पहुंचाने की कॉस्ट क्या पड़ती है हमें वो बता रखी है. ठीक है, तो हमें मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें बताना है कि किस प्लांट से किस डेस्टिनेशन तक, किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक हमें कितना दूध भेजना है. ठीक है, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी. ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को एक बार हम देखते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर. तो आइए जरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रखा है. तो बेसिकली हमारे पास मैं ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. तो बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे पास 3 प्लांट्स हैं यहाँ पर और 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन लिख रहा हूँ, डेस्टिनेशन. ठीक है, तो ये आ गए हमारे प्लांट्स. ये बेसिकली सोर्स है जहां से प्रोडक्ट आ रहा है और ये है हमारे डेस्टिनेशन.
ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। तो जो प्रॉब्लम है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं। अब हमें देखें कि जो पहला प्लांट है, दूसरा और तीसरा, उनकी डेली मैन्युफैक्चरिंग जो है पैकेट्स की वो है 6, 1 and 10 मिलियन लीटर्स। ठीक है, तो जो पहला प्लांट है वो 6 मिलियन लीटर जो मिल्क है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जो प्लांट नंबर 2 है वो 1 मिलियन लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट नंबर 3 10 मिलियन लीटर्स मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, अब जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? जो पहला डेस्टिनेशन सेंटर है उसकी रिक्वायरमेंट है 7 मिलियन लीटर्स। ठीक है, दूसरे की है 5 मिलियन लीटर, तीसरे की है 3 मिलियन लीटर, और जो फोर्थ हमारा डेस्टिनेशन है, फोर्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 मिलियन लीटर। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमें दे रखी है कॉस्ट। ठीक है, कि आप किसी भी प्लांट से किसी भी डेस्टिनेशन तक आप 1 यूनिट एंटाइटी, ठीक है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, जब आप आइटम जो है, 1 यूनिट जो प्रोडक्ट है जब उसे भेजते हो तो क्या कॉस्ट पड़ती है, तो वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर रखा है। क्या है, 2 3 11 7, इट इज 2 3 11 7 1061 1061 and 5 8 15 9 5 8 15 9। ये ठीक है, सो दिस इज द कॉस्ट। ये हमें प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है, ये मैट्रिक्स जो है वो बना हुआ है। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, तो आपको ना, मतलब अगर ये मैट्रिक्स ना भी ड्रॉ कर रखा हो तो भी आप इस मैट्रिक्स को बड़े ही आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको नंबर ऑफ सोर्सेज दे रखे होते हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज। ठीक है, याद है पिछले लेक्चर मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ सोर्सेज कितने होते हैं, m। ठीक है, नंबर ऑफ सोर्सेज कितने होते हैं, m, और वैसे इन्हें वेरिएबल में हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, i से। ठीक है, और जो डेस्टिनेशंस है, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस कितनी होती है, वो होती है n। ठीक है, और जब आप इसको वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना होता है तो आप इसे रिप्रेजेंट करते हो j से। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, j से। यहां तक समझ आए। ठीक है, i हम सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हो, j हम डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास m सोर्सेज हैं, m प्लांट्स हैं और n डेस्टिनेशंस हैं। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमारी वेरिएबल्स क्या है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो है x, स्मॉल x। ठीक है, क्या है वो, इट इज x11 x12 x13 x14। ठीक है, ये क्या है, x21 x22 x23 x24, ये है x31 x32 x33 एंड x34। ये चीज समझ आ रही है, ये वो वेरिएबल है जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। बेसिकली दिस इज द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आप xij, ये क्या चीज है, कितनी क्वांटिटी आप सोर्स i से डेस्टिनेशन j तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, यानी कि x34 का क्या मतलब है, कि कितनी क्वांटिटी आप प्लांट नंबर, सोर्स नंबर 3 से जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 4 है, उस पर लेके जा रहे हैं। समझ आ रहा है। ठीक है, और ये जो 2 3 11 7 ये 1061, ये क्या है, दिस इज यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कितना खर्च आता है, कितना एक्सपेंस आता है फॉर 1 यूनिट। ठीक है, वो यहां पर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। मैंने आपको पहले ही बताया कि 8th 9th या 10th क्लास का स्टूडेंट अगर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के लेक्चर को देख लेगा तो वो बड़े आराम से ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की सभी प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या स्टेप्स रहते हैं इसे सॉल्व करने के। सबसे पहली चीज तो जो हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि हमें निकालना क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, इट इज xij। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी कहां से कहां तक भेजनी है। ठीक है, अब xij की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, जो मेन जो चीज है वो ये कि जो xij है, इट इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो या तो आप सामान नहीं भेज रहे हो या फिर आप भेज रहे हो। अगर नहीं भेज रहे हो किसी पर्टिकुलर सोर्स से किसी प्लांट तक तो xij की वैल्यू 0 होगी, और अगर सामान जा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी। xij कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो हमें XIJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरह से कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। ठीक है, तो आइए थोड़ा मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन की, जो टोटल कॉस्ट है वो बेसिकली क्या होगी, दैट विल बी Z इज इक्वल टू, इट विल बी 2x11 प्लस 3x12 प्लस 11x13 प्लस 7x14, ठीक है, प्लस 1x21 प्लस 0x22 प्लस 6x23 प्लस 1x24, ठीक है, प्लस 5x31 प्लस 8x32 प्लस 15x33 प्लस 9x34। ठीक है, मालूम है ना ये चीज कैसे, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कैसे आई है। अब एक क्वांटिटी, एक यूनिट चीज को प्लांट नंबर 3 से पहली डेस्टिनेशन तक भेजने के 5 रुपीज लगते हैं, 5 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप x31 क्वांटिटी भेजोगे तो कितने रुपए लगेंगे, इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय x31। ऐसे ही आप सबका प्रोडक्ट निकालते हो, सबको जोड़ देते हो, सो यू गेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इतना बड़ा अगर आप नहीं लिखना चाहते, अगर आप इसे मतलब शॉर्ट करके लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ ये आ गया CIJXIJ। ठीक है, I कहां से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर m तक, और J वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक। ठीक है, ये सारा मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट Z है, टोटल कॉस्ट जो ये Z है, हमारा टास्क क्या है कि हमें इसे मिनिमाइज करना है। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, हमें इसे मिनिमाइज करना है। ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई? ठीक है, तो हमारा मकसद है कि हमें इसको मिनिमाइज करना है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, हमें कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना है, जिसे कुछ बुक्स के अंदर रिम, रो एंड कॉलम कंडीशंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रेंट्स क्या है वो, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जितना भी प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सारा का सारा उसे सप्लाई कर रहा है, ना कम ना ज्यादा, जितना भी प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सारा का सारा उसे सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से कंडीशन क्या बनेगी, x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 इज इक्वल टू 6। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये सारा ना मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसका एक हल्का सा आइडिया दिया था, आपको बताया था व्हाट इज दिस, दिस इज A1, ये है A2, ये है A3। ठीक है ना, ये A क्या है, ये सोर्स की कितनी प्रोडक्शन है ये उसे बताता है। और हमने बताया था B1, B2, B3, B4, ये B क्या है, ये जो हमारी डेस्टिनेशन है उसके रिक्वायरमेंट को बताता है। तो पहले सोर्स की प्रोडक्शन कितनी है, A1, दूसरे सोर्स की प्रोडक्शन कितनी है, A2, तीसरे कितनी है, A3। ठीक है, पहले जो डेस्टिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, B1, दूसरे की B2, तीसरे की B3, फोर्थ वन की रिक्वायरमेंट क्या है, B4। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही? ठीक है, तो अभी हम सोर्स की, इसे बोलते हैं रो कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, रो कंडीशंस या रो कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कि जितनी भी सप्लाई करेगा, मतलब जो पहला सोर्स है वो जितनी भी सप्लाई कर रहा है उन सब का टोटल क्या होगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग के बराबर। समझ आ रहा है आपको यहां तक? ठीक है, तो ऐसे ही x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 इज इक्वल टू 1। ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? ये व्हाट इज x21, जो सोर्स नंबर 2 पहले डेस्टिनेशन को सप्लाई कर रहा है, दिस इज जो सोर्स नंबर 2 दूसरी डेस्टिनेशन को सप्लाई कर रहा है, ये क्या है, जो सोर्स नंबर 2 तीसरी डेस्टिनेशन को सप्लाई कर रहा है, और जो ये क्या है, दिस इज सोर्स नंबर, जो सोर्स नंबर 2 फोर्थ डेस्टिनेशन को सप्लाई कर रहा है। तो सबका सम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू A2। ये चीज आपको समझ आ रही है? A2 की वैल्यू क्या है, यहां पर 1। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसी तरह से वी हैव x31 प्लस x32 प्लस x33 प्लस x34 इज इक्वल टू 10। समझ आ रही है? ये आ गया x31 प्लस 32 प्लस x33 प्लस x34 इज इक्वल टू 10। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर आप इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, अगर, ठीक है, यहां पर क्या है, दिस इज A1, ये क्या चीज है, दिस इज A2, ये क्या चीज है, दिस इज A3। ठीक है, तो अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे, लास्ट वाले इक्वेशन को ही अगर हम लें तो ये बेसिकली क्या है, समेशन ऑफ x। समेशन क्या होता है, समेशन
इट इज बेसिकली सम, ये क्या है, जोड़ है, सम है काफी सारे नंबर्स का, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ एक्स आई जे, ठीक है। अब वेरी क्या चीज कर रही है, 1 2 3 4, वेरी क्या कर रहा है, जे वेरी कर रहा है, जे वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर 4 तक। ये बेसिकली क्या है, n की वैल्यू 4 है, मैंने आपको बताया ना। जो j है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 1 से लेकर 4 तक कर रहा है इस प्रॉब्लम में, और m की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, सॉरी j की i की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है ना, i की वैल्यू, ठीक है। यहां पर m क्या है, 3 के बराबर है। यहां पर नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं, 3। तो समेशन 1 से लेकर 4 तक एक्स आई जे, ठीक है, ये बराबर होगा, इट विल बी ए आई, ये चीज, दिस इज द इक्वेशन। समझ आ रहे हैं। अब यहां पर i की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से। पहले 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी, 2 रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी, 3 रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको यहां तक, ठीक है। तो ये तो थी रो कंडीशंस। बेसिकली क्या चीज है कि जो कोई प्लांट सप्लाई कर रहा है इन सभी डेस्टिनेशंस को, उनका सम क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन के बराबर होगा। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। अब आइए, यही जो इक्वेशंस है ये हम कॉलम्स में, कॉलम्स के लिए लिखते हैं, यही इक्वेशंस हम कॉलम के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप किसी कॉलम की बात कर रहे हो, आप किसी डेस्टिनेशन की, इस प्रॉब्लम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉलम की यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, अब यहां पर x11 है, दिस इज द क्वांटिटी जो पहले प्लांट से आप पहली डेस्टिनेशन को सप्लाई कर रहे हो। आपसे पूछ रहा हूं x21 क्या है, जो दूसरे प्लांट से पहली डेस्टिनेशन को सप्लाई कर रहे हो। व्हाट इज x31, जो तीसरे प्लांट से, दिस इज द क्वांटिटी जो तीसरे प्लांट से हम पहली डेस्टिनेशन को सप्लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों का सम क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द टोटल रिक्वायरमेंट जो हमारी पहली डेस्टिनेशन की है। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, इक्वेशन क्या बनेगी यहां पर, x11 प्लस x21 प्लस x31 इज इक्वल टू 7, ये, ठीक है, ये चीज, दिस इज अवर इक्वेशन। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिखी है इक्वेशन पहले प्लांट के लिए। ये यहां पर ये जो बेसिकली 7 है, ये क्या है, दिस इज B1। 7 क्या है, B1। व्हाट इज B1, दिस इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट डेस्टिनेशन। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब आइए यही इक्वेशन दोबारा से हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x12 प्लस x22। What is x12? This is the quantity जो पहले सोर्स से हम सेकेंड डेस्टिनेशन में सप्लाई कर रहे हैं। What is x22? This is the quantity जो हम दूसरे डेस्टिनेशन से और दूसरे सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में सप्लाई कर रहे हैं। And what is x32? This is the quantity जो हम तीसरे सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों सप्लाईज का टोटल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डिमांड, द रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑफ अवर सेकेंड डेस्टिनेशन। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बी x12 प्लस x22 प्लस x32 और ये बराबर होगा 5, ठीक है। ये 5 बेसिकली क्या है, दिस इज B2। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। सेम इसी तरह से आप तीसरी डेस्टिनेशन के लिए भी, आप तीसरे कॉलम के लिए भी ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। सो x जो 1 से 3 को सप्लाई कर रहे हैं, प्लस x जो 2 से 3 को सप्लाई कर रहे हैं, प्लस x जो 3 से 3 को सप्लाई कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली इक्वल टू 3। 3 क्या है, B3 है यहां पर, ठीक है। सिमिलरली x जो क्वांटिटी आप पहले से चौथे को सप्लाई कर रहे हो, प्लस क्वांटिटी जो आप दूसरे से चौथे को सप्लाई कर रहे हो, प्लस क्वांटिटी जो आप तीसरे से चौथे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 2, ये चीज समझ आए। तो इस तरह से हम ये पहले जो मैंने लिखी थी देवर रो कंस्ट्रेंट्स, ये जो अब लिख रहा हूं ये है कॉलम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये अगर आप चाहो तो इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप पैटर्न देखिए, दिस इज 1 2 3, ठीक है। यहां पर i की वैल्यू चेंज हो रही है, j सेम रहता है। i की वैल्यू चेंज हो रही है, j सेम रहता है। और ये बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज A2, ये क्या है, दिस इज B4, ठीक है। तो j, ये देख रहे हो j, ये चीज नजर आ रही है आपको, bj, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज है, ij समेशन ऑफ i की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 1 टू m, ठीक है।
और एक्स आई जे इन सब का सम क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू बी जे। ये चीज समझ आ रहा है। और ये कितनी क्वेश्चंस बनेंगी, जे की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो जे वेरी करता है फ्रॉम 1 टू एंड सो ऑन अप टू एन तक। इस प्रॉब्लम के अंदर एन नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ सोर्सेज कितने हैं, 3 है नंबर ऑफ सोर्सेज, ठीक है। m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले मतलब मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि z हमारा फंक्शन क्या है जिसे हमें मिनिमाइज करना है, टोटल कॉस्ट क्या है जिसे मिनिमाइज करना है, हमने वो भी निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने रो कंडीशंस की बात करी, हमने कॉलम कंडीशंस की बात करी, हमने कहा कि जो एक्स आई जे है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई प्लांट किसी पर्टिकुलर सोर्स को नहीं सप्लाई कर रहा है, ऐसे में एक्स आई जे 0 रहेगा। अगर वो सप्लाई कर रहा है तो जितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है वो एक्स आई जे की वैल्यू होगी। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसमें अभी तक हमने सबसे महत्वपूर्ण काम जो सबसे पहले करना चाहिए था वो हमने अब तक नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम दे रखी होती है ना उसमें सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहली चीज, ये सारा काम करने से सबसे पहली चीज ये है आपको चेक करना होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है, ये आपको चेक करना होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बैलेंस्ड तब होता है जब टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो टोटल सप्लाई के बराबर होती है। आइए यहां पर देखते हैं कि टोटल सप्लाई कितनी है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि पहला प्लांट 6 मिलियन पैकेट्स सप्लाई कर रहा है, दूसरा प्लांट 1 मिलियन पैकेट्स मिल्क के 1 मिलियन लीटर व्हाटएवर जो भी यूनिट है सप्लाई कर रहा है, और जो तीसरा प्लांट है वो 10 मिलियन पैकेट्स या 10 मिलियन लीटर जो भी मतलब क्वेश्चन में दे रखा है मतलब उतना सप्लाई कर रहा है। तो टोटल अगर आप देखो तो टोटल आपकी जो सप्लाई बन रही है इट इज 6 + 1 + 10 इट इज 17। टोटल जो सप्लाई अवेलेबल है वो है 17। यहां तक समझ आया, ठीक है। और अगर आप देखो, अगर आप टोटल डिमांड देखो तो जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसकी डिमांड है 7 मिलियन पैकेट्स, ठीक है। दूसरे की है 5 मिलियन पैकेट्स, तीसरे सेंटर की है 3 मिलियन पैकेट्स और चौथे की है 2 मिलियन पैकेट्स। तो आइए देखते हैं टोटल डिमांड कितनी है। 7 + 3 ये 10 आ गया, 10 + 5 15 आ गया एंड +2 17। सो टोटल डिमांड भी 17 है, रिक्वायरमेंट भी 17 है। सो द प्रॉब्लम इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, ठीक है भाई। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम मतलब हम जो मेथड्स हमारे पास है जो अप्लाई करते हैं वो सॉल्व ही तभी हो सकती है अगर वो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। मतलब किसी प्रॉब्लम का बैलेंस होना इट इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब इट इज नेसेसरी, जब तक वो बैलेंस नहीं है आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर वो बैलेंस है तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू मतलब बी की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये कंडीशन है क्या, बैलेंस प्रॉब्लम क्या फॉर क्या है, समीशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ बी जे, ठीक है। ऑफ कोर्स यू नो आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर m तक और j वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, ठीक है। सो समीशन ऑफ ए आई ये आपको देगा टोटल सप्लाई एंड समीशन ऑफ बी जे ये आपको देगा टोटल डिमांड। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक है, ओके। तो आइए अब देखते हैं, ठीक है। अब यहां तक हम पहुंच गए हम। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आइए अगर गौर करें, क्या आप गैस कर सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स है आपके सामने, टोटल n रोज हैं, टोटल n कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी m मल्टीप्लाइड बाय n। ये क्या है, दिस आर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और कितनी इक्वेशंस आपके पास प्रेजेंट है जो हमें सेटिस्फाई करनी है, इट इज m + n। पर इसमें एक छोटा सा कैच है, वो ये कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। एज अ रिजल्ट इसमें एक जो इक्वेशन है वो रिडंडेंट हो जाती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है।
मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए अब आपको प्रॉब्लम के अंदर बताया गया है, प्रॉब्लम के अंदर आपको बताया गया है कि पहले की जो डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट है इट इज 7, दूसरे की है 5, तीसरे की है 3 और चौथे की है 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने लिखी थी अभी, क्या x31 प्लस x14 प्लस x24 प्लस x34 इज इक्वल टू 2 ये चीज आप मानते हो। पर क्या होता अगर आपको ये बता ही ना रखा होता कि इस जो हमारी डेस्टिनेशन नंबर 4 है इसकी रिक्वायरमेंट 2 है, अगर आपको ये ना बता रखा होता तो ऐसे में आप क्या करते? तो ऐसे में सच्चाई बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको ये टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ की ना दे रखी होती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितनी टोटल सप्लाई है उतनी टोटल डिमांड है। ठीक है, तो हम टोटल सप्लाई का सम कर रहे हैं तो 17 आएगा, तो टोटल डिमांड का भी जब सम करेंगे तो 17 आएगा। तो अगर ये जो कंडीशन है कि टोटल डिमांड फोर्थ सेंटर की टोटल डिमांड 2 है, अगर ये ना भी दे रखा होता प्रॉब्लम के अंदर हम तो भी निकाल लेते। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे कंसिडर नहीं करते। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स जस्ट लाइक कि परसेंटेजेस हैं, बेसिकली आपने किसी चीज के 3 हिस्से किए हैं। अगर पहले हिस्से के पास 20% 10% आए, दूसरे के पास 20% आए, तो बट ऑब्वियस है कि जो तीसरा होगा उसके पास 70% आया होगा। इट्स ऑब्वियस। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो इन तीनों का समय इट विल बी 100%, तो जो तीसरा है वो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन जो है वो खत्म हो जाती है। सो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव इक्वेशंस जो हमारे पास है इट इज m + n - 1। दिस इज द टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो हमारी ये जो m क्रॉस n वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स है इन्हें इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है। पर ये चीज हम बचपन से जानते हैं, बचपन से। ठीक है, बचपन से हम ये जानते हैं, जैसे सपोज करो कि मतलब वो होता था ना a + 5b = 10। ठीक है, और उसके बाद 2a + 3b = 7, याद है? ठीक है, तो कहते थे कि a और b अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए आपको 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस चाहिए। ये चीज आपको समझ आ रही है? अगर आपके पास एक और वेरिएबल होता, सपोज कीजिए कि 2c + 3b = 7, तो आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज 2 इक्वेशंस है तो 2 ही वेरिएबल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इन द सिमिलर वे आपके पास m + n - 1 इक्वेशंस है तो आप इतने ही वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसका तरीका क्या है कि बाकी के जो वेरिएबल्स हैं हम उससे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, हम उन्हें क्या ले लेते हैं? हम उन्हें 0 ले लेते हैं, 0। बाकी के जो वेरिएबल है हम उन्हें 0 मान लेते हैं। ठीक है, और उनके हिसाब से बाकियों को 0 मान के जो बाकी के जो वेरिएबल, जो इतने वेरिएबल जो ये बचे, इनकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू आप निकाल रहे हो दीज आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या बुलाते हैं? बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, खैर ये तो मतलब हमें इन सब चीजों की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आइए बेसिकली हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हमने जो प्रॉब्लम हमें दे रखा था हमने उसका एक मैथमेटिकल मॉडल हमने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है इट इज टू फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब ये जितने भी x आपको नजर आ रहे हैं हमें इनकी ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जो रो और कॉलम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में उन्हें चेक करेंगे कि क्या वो ऑप्टिमम है, क्या वो बेस्ट वैल्यूज हैं, और तीसरे स्टेप के अंदर अगर वो बेस्ट नहीं है तो हम उन्हें मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और फिर मॉडिफाई करके दोबारा चेक करेंगे, फिर दोबारा अगर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो हम उन्हें फिर इम्प्रूव करेंगे, और ये जो साइकिल है तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम नहीं हो जाती। यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, तो बेसिकली अब आइए बेसिकली अब जो फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हमारे पास सिलेबस के अंदर 5 तरह के मेथड्स हैं जो हमें दे रखे हैं एक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, याद है ना, व्हाट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन? जो हमारी रो और कॉलम की कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो उसे निकालने के हमारे सिलेबस में 5 तरीके। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा रो मिनिमा मेथड, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा कॉलम मिनिमा मेथड,
फिर मैं आपको कराऊंगा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ठीक है, और फिर लास्ट में आपको कराऊंगा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये 5 मेथड्स हैं जो अभी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है, मतलब ये 5 अलग मेथड में फर्क कहां पर आता है? फर्क आता है क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता हो, फिर आप उसे इंप्रूव करते हो। अब अगर सॉल्यूशन बहुत घटिया क्वालिटी का है, ठीक है, तो आपको उसे इंप्रूव करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। पर अगर सॉल्यूशन बहुत अच्छा, फिजिबल सॉल्यूशन अगर आपने पहले ही बहुत अच्छा निकाला है, तो उसे इंप्रूव करने में आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। कम नंबर ऑफ स्टेप्स, कम नंबर ऑफ कैलकुलेशंस उसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। मतलब ये सबसे घटिया मेथड है फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। पर हम इसे पढ़ क्यों रहे? बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट वन, शुरुआत में पढ़ने के लिए सबसे आसान है। मोरोवर आपको एग्जाम के अंदर उसी मेथड का प्रयोग करना होगा जो आपको कह रखा होगा, ठीक है ना। तो आइए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यही वाला मैट्रिक्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसके अंदर कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। दिस में प्लांट नंबर 1, दिस इज प्लांट नंबर 2, दिस इज प्लांट नंबर 3, ठीक है। यहां पर बात हो रही डेस्टिनेशन की, दिस इज डेस्टिनेशन 1, दिस इज डेस्टिनेशन 2, दिस इज डेस्टिनेशन 3, दिस इज डेस्टिनेशन 4। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके अंदर कॉस्ट लिख लेते हैं, 2 3 11 7, 2 3 11 7, 1061 1061, 5859, 5859, ठीक है। और फिर हम ले लेते हैं टोटल सप्लाई हमारे पास कितनी है, इट इज 6110, और टोटल डिमांड कितनी है 7532, ये चीज, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको सबसे पहला मेथड में आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। मैं कह रहा हूं कोई 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी इन्हें बड़े आराम से सीख लेगा, बहुत आराम से सॉल्व कर लेगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब अगर आपने कभी मैप देखा हो तो उसके ऊपर एक एरो लगा होता है, ठीक है। यहां पे लिखा होता है नॉर्थ, ठीक है। यहां पर आ गया ईस्ट, यहां पे आ गया वेस्ट, और यहां आ गया साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की हम बात करें, हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर की, हम यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है एलोकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है। वो हम सबसे पहले इस ब्लॉक में करेंगे, इस सेल में करेंगे, इसे बोलते हैं सेल, ठीक है। ये जो आपको एक स्क्वायर ये छोटा सा नजर आया, इसे बोलते हैं सेल। दिस इज अ रो, ये रो है, हॉरिजॉन्टल रो, एंड वर्टिकल इज कॉलम, वर्टिकल कॉलम है, और ये आ गया हमारा एक सेल। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला एलोकेशन जो है हम वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या टॉप या अपर लेफ्ट कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर आपका जो पहला सोर्स है, जो पहला प्लांट है, वहां पर वो कितना मटेरियल सप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो वो 6 मिलियन पैकेट्स सप्लाई कर सकता है, 6 मिलियन पैकेट्स, ठीक है। या वो हम ऐसे ही बोलेंगे 6 पैकेट्स सप्लाई कर सकता है, ठीक है। मतलब 6 पैकेट्स मतलब 6 मिलियन पैकेट, ठीक है। और ये भी जो कॉस्ट लिखी हुई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी 100 रुपीज के अंदर है। बुक में जो क्वेश्चन उसमें दे रखा है, तो जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इट इज 300, 11 लिखा है, इट इज 1100, तो इसकी यूनिट्स क्या है 100 रुपीज, ठीक है ना। तो अगर आप इस ब्लॉक की अगर आप बात करें, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आसान है और पर जिसका सॉल्यूशन सबसे घटिया क्वालिटी का आता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो आपका पहला सोर्स है वो कितना मटेरियल, कितने पैकेट्स वो सप्लाई कर सकता है 6 मिलियन। और यहां पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसकी डिमांड कितनी है 7 मिलियन, ठीक है। तो मतलब अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, सप्लाई करने वाला मैक्सिमम 6 सप्लाई कर सकता है, और जिसको चाहिए वो मैक्सिमम 7 एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो कम वाली वैल्यू होगी हम वही एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने कितना
6 मिलियन पैकेट्स हमने यहां पर एलोकेट कर दिए। तो जब आपने 6 मिलियन पैकेट्स एलोकेट किए, अब आइए देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई और डिमांड है उसमें कहां फर्क आ रहा है। जो पहले प्लांट की सप्लाई है वो तो खत्म हो गई, ठीक है, तो इसको मैंने ऑब्लिक डाल के 0 लिख दिया, 0, ठीक है, ये ऑब्लिक डाल के 0 लिख दिया। पहले 6 मिलियन पैकेट्स वो सप्लाई कर रहा था, ठीक है, अब हमने सारा का सारा एलोकेट कर दिया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो ये आ गया ऑब्लिक 0। अब यहां पर जो हमारा डिमांड है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, यहां पर 7 मिलियन पैकेट चाहिए थे, हमने 6 मिलियन एलोकेट कर दिए। यहां पर हमारे पास अब डिमांड कितनी बची है, 1 मिलियन पैकेट्स। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो जब ये एलोकेशन आपने किया, इसको करने के बाद क्या हुआ, आपकी जो रो है, जो प्लांट की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, ठीक है, तो रो जो है वो सेटिस्फाई हो गई, तो ये रो मैंने काट दी है, रो जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब उसके बाद अगर देखिए बेसिकली जब आप एलोकेशन करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, 3 कंडीशन राइज हो सकती हैं। अब यहां पर क्या है कि रो की जो प्लांट की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, तो आप उससे नीचे वाले सेल पर आ जाओ, जैसे मैं यहां पर आ गया नीचे वाले सेल पर। अब कई बार क्या होता है कि जो वर्टिकल कॉलम यानी जो डिमांड है, कई बार ये होता है कि वो फिनिश हो जाती है, पर प्लांट अभी भी और सप्लाई कर सकता है, तो आप राइट वाले सेल पर मूव कर जाते हो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि रो भी फुलफिल हो गया और कॉलम भी फुलफिल हो गया। ऐसे सिचुएशन मतलब रो की डिमांड भी पूरी हो गई, जितना जो प्लांट सप्लाई कर सकता था उसने पूरा सप्लाई कर दिया, और जितना डेस्टिनेशन से जो हमारा डेस्टिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जितना उसे चाहिए था उसे भी उतना मिल गया। तो उस केस के अंदर दोनों की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है। हम रो को भी कट कर देते हैं, कॉलम को भी कट कर देते हैं, और हम डायगोनली मूव करते हैं। डायगोनली मतलब अभी यहां से नीचे आए थे ना, अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाते तो हम यहां डायगोनली मूव करते हैं, ठीक है। मोर ओवर ध्यान दीजिएगा इस बात को, मोर ओवर जहां पर आपने एलोकेशन दी है, उस रो में और उस कॉलम के अंदर आप देखते कि सबसे छोटा कॉस्ट क्या है। उस रो में और उस कॉलम में आप देखोगे कि सबसे छोटा मतलब जो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट आप देखोगे, और वहां पर आप 0 अलॉट करोगे, 0, या कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल ई अलॉट किया है उन्होंने। इसका क्या रीजन है, ये एक बार नॉर्थ वेस्ट पढ़ाने के फिर बाद बताता हूं आपको, ठीक है ना। समझ आए, तो इसको समझ आ गया, ठीक है भाई। देखो बात सारी है, रो फुलफिल हो गई तो अगली रो में आ जाओ, अगर कॉलम फुलफिल हो गया तो उसी रो में मतलब आगे देखो क्या चल रहा है, ठीक है। दोनों फुलफिल हो गए तो डायगोनली मूव कर जाओ, बस इसका ये फंडा है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से मैंने शुरू किया, ठीक है। तो यहां पर सप्लाई थी 6, डिमांड थी 7, कम वाला नंबर देखेंगे हम, ठीक है ना। तो 6 सप्लाई हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 हम यहां पर एलोकेट कर सकते हैं। मैंने यहां पर 6 एलोकेट कर दिया, तो मेरी जो सप्लाई है, रो है, फिनिश हो गया, मैंने उस रो को काट दिया और मैं नीचे मूव कर गया, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया 6/0, और यहां पर अब नई जो डिमांड है वो क्या है, 1। अब 1 अभी भी फुलफिल करना बाकी है, ठीक है। अब आइए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर क्या है, अब यहां पर प्लांट नंबर 2, इसकी सप्लाई कितनी है, 1, ठीक है। और इस प्लांट नंबर 1 यहां पर इसकी डिमांड भी कितनी बची हुई है, 1, ठीक है। अरे वाह, सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो यहां पर हम कितना एलोकेट करेंगे, 1, ठीक है। तो जब ये मैंने यहां पर 1 एलोकेट किया, साथ के साथ क्या हुआ, मेरा ये प्लांट पूरा फिनिश हो गया, जितनी भी ये सप्लाई अवेलेबल थी हमने सारी कंज्यूम कर ली, और जो हमारा ये पहला डेस्टिनेशन सेंटर था, इसकी भी हमने जो रिक्वायरमेंट है वो फिल कर दी, तो मैंने इसको भी कट कर दिया। तो उस स्थिति में जब आपकी रो और कॉलम दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए, दोनों की ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, उस सिचुएशन में आप डायगोनली मूव करते हो, डायगोनली, ठीक है। तो यहां से इस ब्लॉक से मैं इस ब्लॉक में आ रहा हूं, यहां पर इस तरह से मैं डायगोनली मूव किया हूं। यहां से ना तो मैं राइट मूव किया, ना यहां से मैं नीचे आया, मैं यहां से डायगोनली मूव किया।
यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। मोर ओवर एक काम अभी भी रह गया, बता सकते हो क्या? क्या काम है कि जब आपकी रो और कॉलम दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई हो जाए उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपको उस रो में और कॉलम में जो सबसे कम वाली कॉस्ट है, ऑफ कोर्स जो सबसे सेकंड जो आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, जो सबसे कम वाली कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, आपको वहां पर जीरो अलॉटमेंट देनी, जीरो। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं 0615, ठीक है, बचे हुए सेल्स की हम बात कर रहे हैं, बचे हुए सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक अलॉटमेंट हमने यहां पर दे दी, जीरो, दिस इज मिनिमम। ये सबसे कम था उस रो में, उस कॉलम में, तो ये मैंने यहां पर जीरो अलॉट कर दिया। समझ आ रही है चीज आपको? क्लियर हो रही है? ठीक है। अब उसके बाद आप यहां पर आ गए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है? यहां पर 5, ठीक है, और सप्लाई कितनी अवेलेबल है? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सप्लाई कितनी अवेलेबल है? 10, और यहां पर डिमांड, इस डेस्टिनेशन की डिमांड है 5, ठीक है। सप्लाई की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। S3 कितना है? 10, ठीक है, और हमारा D2 डिमांड कितना है? 5, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू एलोकेट करेंगे? कम वाली। जब डिमांड 5 है, सप्लाई ज्यादा है 10 है, पर डिमांड तो 5 ही है, तो कम वाली वैल्यू एलोकेट करेंगे। तो यहां पर हमने 5 एलोकेशन कर दी, ठीक है। अब जब 5 एलोकेट कर रहे हो तो आपकी ये डिमांड पूरी हो गई, आपका ये कॉलम कट गया, ठीक है। उसके बाद जब आपका कॉलम कटता है फिर आप राइट मूव करोगे, ठीक है। फिर मैं इधर आ जाऊंगा। अब यहां पर रिक्वायरमेंट 0 था, एक मिनट, यहां पर 5 बचा है। 5 एलोकेट करने के बाद पहले 10 था, 5 यहां एलोकेट कर दिया, 5 बच गए, यहां पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब यहां पर हमारी 3 डिमांड है और 5 अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं 3 के 3 एलोकेट कर दूंगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ 2 बचेगा मेरे पास, ये तो मेरे ये कॉलम भी फुलफिल हो गए, सही है। अब उसके बाद फिर यहां पर आते हैं। अब यहां पर मेरी डिमांड कितनी है? 2, और यहां पर अवेलेबल भी है 2, तो यहां पर 2 एलोकेट कर दूंगा, ये डिमांड भी फुलफिल हो गई और ये सप्लाई भी फिनिश हो, ये चीज समझ आ रहा है? सो दिस इज अवर एलोकेशन। हमने यहां पर 6 एलोकेट किया है, यहां पर 1, यहां पर 0, ठीक है, यहां पर 5, 3 और 2, दीज आर अवर एलोकेशंस। बाकी की जितनी भी एलोकेशंस है वो सारी क्या है? 0, हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया, दे आर 0। वो है नॉन बेसिक सेल्स। वो क्या है? नॉन बेसिक सेल्स, जहां पर आपने कुछ भी एलोकेट नहीं किया। जहां पर आपने एलोकेट किया है, दीज आर कॉल्ड बेसिक सेल्स। ये क्या है? बेसिक सेल्स, जहां या अलॉटेड सेल्स। समझ आ रहे हैं यहां तक? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अब ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पर हमने ये 0 अलॉटमेंट क्यों दी है, ठीक है। एक्चुअली आप ना टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्ड मैंने यूज किया, एक्चुअल अलॉटमेंट्स देखिए। यहां पर है 6, 1, 5, 3, 2, ठीक है। 6, 1, 5, 3, 2, कितनी अलॉटमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5 अलॉटमेंट्स हमने एक्चुअल में यहां पर किए। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। पर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जब मैंने आपको बताया था, सबसे पहला मैंने आपको बताया था फिजिबल सॉल्यूशन, जो रो और कॉलम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। फिर मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम हो। फिर मैंने आपको बताया था एक बेसिक सॉल्यूशन, वो क्या होता है? जिसमें जो नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स हैं वो m+n-1 के या तो बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं, ठीक है। या तो नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स m+n-1 है या उससे कम है। जैसे यहां पर m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4, ठीक है, और -1, तो ये आ गया 6 आ गया ये, ठीक है। तो या तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाई ये बेसिक तब होगा अगर नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स या तो 6 है या 6 से कम है। यहां तक आपको चीज समझ आ रही है? अब यहां पर आपके नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5 अलॉटमेंट्स हैं, तो यानी कि सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है। अब बेसिक में भी 2 वैरायटी आती है, एक आता है डीजेनरेट और एक होता है नॉन डीजेनरेट, ठीक है। डीजेनरेट मैंने आपको बताया था कि डीजेनरेट कौन सा था, आई फॉरगॉट। नॉन डीजेनरेट कौन सा है? जिसमें नॉन डीजेनरेट कौन सा है? जिसके अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इट इज एग्जैक्टली m+n-1, ये है नॉन डीजेनरेट, ठीक है। और डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है? जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो m+n-1 से कम है।
अब यहां पर m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू है 6 और आपकी नंबर ऑफ एलोकेशंस आ रही है 5, तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इट इज अ डीजेनरेट सॉल्यूशन। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मेथड आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डेवलप किए, मतलब वो सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए हमने बनाए हैं जहां पर जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है इट इज एग्जैक्टली m प्लस n माइनस 1। समझ आ रही चीज आपको? जो मेथड्स है ना जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 है, यानी कि इस केस के अंदर वो मेथड्स तभी लगेंगे अगर नंबर ऑफ एलोकेशन 6 है। पर हमने जब सॉल्व किया तो नंबर ऑफ एलोकेशंस 5 निकल के आ रही है, ठीक है, तो हम उन मेथड्स को लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक जगह पर 0 एलोकेशन मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ बुक्स के अंदर वो लोग स्मॉल e लिख देते हैं और e की वैल्यू क्या होती है 0 की। एक डमी एलोकेशन आप कह लो, डमी एलोकेशन आप कह लो कि मैंने यहां पर भी एक जो नंबर है वो 0 एलोकेट कर दिया। उससे क्या हो गया कि इस एलोकेशन को करने के बाद आपकी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो 5 की बजाय 6 हो जाएंगी, ठीक है, और आप उन मेथड्स को लगा पाओगे जो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस वजह से ताकि बाद में दिक्कत ना आए हम यहां पर जो मतलब मिनिमम कॉस्ट वाला जो सेल होता है जहां पर आपने पहले से कुछ एलोकेट नहीं किया, क्या बोल रहा हूं मैं, मिनिमम कॉस्ट वाला सेल जहां पर आपने पहले से कुछ एलोकेट नहीं कर रखा, आप उस सेल में 0 एलोकेशन डाल देते हो। ये चीज आपको समझ आ गई है? ठीक है, तो यहां पर मतलब मैं यहां पे रो और कॉलम दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई हुआ, तो इस रो में और इस कॉलम में मैंने मिनिमम कॉस्ट वाला सेल देखा जहां पर पहले से कोई एलोकेशन नहीं है, वो था 0, मैंने यहां एलोकेट कर दिया। क्या एलोकेट किया? 0 एलोकेट कर दिया। समझ आ रही है चीज आपको? क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, ओके, ठीक है, तो आइए कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी। टोटल कॉस्ट जब आप निकालते हो तो यहां पर हमने 6 एलोकेशन दिए मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, फिर हमने 1 एलोकेशन दिए मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, फिर हमने 0 एलोकेशन दिए मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है, फिर हमने 5 एलोकेशन दिए 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कितनी है 800 रुपीस, फिर हमने 3 एलोकेशंस दिए यहां पर, कॉस्ट क्या है 1500 रुपीस, ठीक है, फिर हमने 2 एलोकेशंस दिए प्लस और कॉस्ट क्या है 900 रुपीस, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो नंबर ऑफ एलोकेशंस ये मिलियन यूनिट्स के अंदर है और जो ये कॉस्ट है ये 6, 1, 9, 15 ये 100 रुपीस है, मतलब दिस इज 100, दिस इज 900, तो बार बार लिखना ना पड़े तो इसलिए हमने मतलब उसको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो आइए इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर पे कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। सो इट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, एंड द टोटल कॉस्ट इट कम्स आउट टू बी 116, ठीक है, 116। और आपको पता है ये क्या है 116, इसकी यूनिट्स क्या है 100 रुपीस, तो 2 zeros और भी आएंगे 100 रुपीस। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आई है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। समझ आ रहा है? ठीक है, एंड ऑब्वियसली मतलब आपने एलोकेट करते हुए देखा ही नहीं है कि कहां पे कितने रुपए लग रहे हैं, मतलब यहां पर 2 रुपए, यहां पर मतलब 200, 300, 1100, 700, आपने कॉस्ट कंसिडर ही नहीं करी। आपने क्या देखा एलोकेट करते हुए कि यहां पर टोटल मतलब 6 एलोकेट किए जा सकते हैं टोटल, और यहां पर 7 की रिक्वायरमेंट है और से 6 की सप्लाई है तो यहां 6 एलोकेट कर दो, यहां पर 1 की सप्लाई है, 1 की रिक्वायरमेंट है, 1 एलोकेट कर दो, ठीक है। आपने इस तरह से एलोकेशन किया, आपने कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं किया। सो दैट्स व्हाई जो मतलब रिजल्ट निकल के आता है, मतलब जो ये कॉस्ट आ रही है, मतलब इसमें मनी फैक्टर कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं।
सो दैट्स वाई इसलिए कहा जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है ये सबसे पुअर क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। समझ आ रहा है? अब इससे आगे हम मूव करेंगे हमारे रो मिनिमम मेथड पे, कॉलम मिनिमम मेथड पे, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड पे। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो सॉल्यूशन की जो क्वालिटी है वो और इंप्रूव करती चली जाएगी, बिकॉज उसके अंदर हम कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, वो खैर इसके अंदर नहीं है, ठीक है, आगे चल के बताऊंगा। वो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि दो जगहों पे कॉस्ट सेम है, ठीक है, तो ऐसे केस में एलोकेशन कैसे की जाती है वो इसके अंदर तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो अगले में होगा, फिर अगले में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला मेथड था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अभी 4 मेथड्स और हैं, मुझे लगता है कि मुझे छोटी सी टी ब्रेक ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं अगले जो थर्ड लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा रो मिनिमम मेथड, फिर कॉलम मिनिमम मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।